हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में चैप्टर 12 विराम चिन्ह पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना, विश्राम लेना। बच्चों, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो क्या हम एक सांस में ही अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त कर देते हैं? नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी बात को कहने में समर्थ नहीं हो सकेंगे और ना ही सुनने वाले को मेरी बात या हमारी बात समझ में आएगी। तो बोलचाल में जब हम किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देने के लिए थोड़ा रुकते हैं तो उससे हमारे विचार, उससे हमारे भाव स्पष्ट हो जाते हैं तथा दूसरे को यानी सुनने वाले को वो बात समझ में भी आ जाती है। और लिखते समय भी इस तरह से रुकने की प्रक्रिया के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। यानी बच्चों, बोलते, पढ़ते और लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में और भी अधिक हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है और रुकने का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। इसको दो उदाहरण से और अधिक स्पष्ट किया गया है क्योंकि विराम चिन्ह का भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और विराम चिन्ह से ही बच्चों वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है बैठो मत जाओ। बैठो के बाद अल्प विराम लगाया गया है। इसका अर्थ होता है कि बैठने के लिए कहा गया है, जाने के लिए मना किया गया है। परंतु इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके जब दूसरा वाक्य बनाया गया, बैठो मत जाओ, यहाँ पर अल्प विराम बैठो मत के बाद लगाया गया है। इसका अर्थ होता है बैठने के लिए मना किया गया है, जाने के लिए कहा गया है। तो देखा बच्चों, अल्प विराम या किसी भी विराम चिन्ह का कितना महत्व है। यानी अर्थ की स्पष्टता के लिए ही विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, विराम चिन्ह के 10 भेद हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, विस्मय सूचक, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, निर्देशक, योजक और हंस पद। लेकिन बच्चों, कहने को तो 10 भेद हैं, लेकिन इनका अपना अपना एक निश्चित स्थान है और प्रयोग की दृष्टि से ही विराम चिन्हों को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह तथा वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं कि वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। जिसमें पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम बच्चों, जब हम अपनी बात को समाप्त कर देते हैं, हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देते हैं, तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, पूर्ण विराम, क्योंकि यहाँ पर बात को स्पष्ट रूप से कह दी गई है। यदि हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हमें पूरी लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पर विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, प्रश्न सूचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। मैं आप पर विश्वास कैसे करूँ, ये भी प्रश्न सूचक वाक्य है, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया है। हाँ, बोलचाल की भाषा में आप सोचते होंगे कि बोलचाल की भाषा में प्रश्न सूचक चिन्ह कैसे लगाएंगे, तो यहाँ हमारे बात करने का जो तरीका होता है वो प्रश्न सूचक चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा होता है। तीसरा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। बच्चों, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि दुख, हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य या विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो इस पाठ में भी आप यही देख रहे हैं कि इन चिन्हों का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर दिए गए भावों को व्यक्त किया जाता है।
इसे इसके साथ बच्चों ये नियम है कि विस्मय सूचक जो चिन्ह होते हैं वाक्य के बीच में भी लग सकते हैं तथा वाक्य के अंत में भी लग सकते हैं। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। अरे ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह वाक्य के बीच में ही लग गया है, अरे के बाद लग गया है। लेकिन अरे मोहन तुम यहाँ कैसे, यहाँ पर अरे मोहन के बाद तो अल्प विराम लगाया गया है, लेकिन वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया है। यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है वो वाक्य में आवश्यकता के अनुसार ही लगाया जाता है, कभी वाक्य के बीच में या कभी वाक्य के अंत में। अब आइए इसका दूसरा भाग है वाक्य के बीच में आने वाले विराम चिन्ह। बच्चों कुछ विराम चिन्ह ऐसे होते हैं जो वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। उनमें है जैसे अल्प विराम। अल्प विराम जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, यानी कि वाक्य में आए एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए और या से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे लता, रामेश्वर, सीता और घनश्याम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। तो देखा आपने, लता और रामेश्वर के बाद अल्प विराम लगाया गया है। जैसा कि इसमें कहा गया था ना और या से पूर्व, तो और जो है वो सीता और घनश्याम, सीता घनश्याम के बीच में और लगा हुआ और उसके पहले ही ये अल्प विराम का प्रयोग कर दिया गया। राकेश की बहन, यहाँ पर देखिए अल्प विराम। छोटा भाई और रजत एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, यहाँ पे ये राकेश की बहन के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम जहाँ पर हम अल्प विराम से अधिक देर रुकते हैं, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मुझे पैसे मिलेंगे आपको लौटा दूंगा, गति ही जीवन है, जड़ता मृत्यु, यानी मिलेंगे और है के बाद अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग किसी उद्धरण या कथन से पहले होता है, यानी किसी बात को जो हम कहने जा रहे होते हैं, उदाहरण दे रहे होते हैं या कोई कथन कह रहे होते हैं, उसके पहले निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे गीता ने कहा, अब यहाँ पर निर्देशक चिन्ह, मैं आज कुछ उदास हूँ। इसी प्रकार से राजेश, यानी राजेश की कही गई वाक्य को लिखा गया है, तुमने ये नई पुस्तक कब खरीदी, और यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया गया। इसी प्रकार से अगला है विवरण चिन्ह। जब हम किसी बात का उदाहरण या विवरण देने वाले होते हैं तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम कुछ लिखते हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, या हम किसी चीज़ के बारे में अगली पंक्ति में लिखने वाले होते हैं या तो वहाँ पर विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं लिख दिया गया, उसके आगे विवरण चिन्ह लगाकर अब नंबर 1, 2, 3, 4 करके आप लक्षणों को लिख दीजिए। योजक चिन्ह, समानार्थी या विपरीतार्थी युग्मों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो समानार्थी हों, समान अर्थ वाले हों, या विपरीतार्थी हो, विलोम शब्द हो। जब उन 2 शब्दों को एक साथ लिखते हैं तब उसमें योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रात दिन, हार जीत, देखिए यहाँ पे ये विपरीतार्थी शब्द युग्म है तो इनके बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। भूख प्यास, अच्छा बुरा, जैसा तैसा, लाल पीला, इन सभी के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह बच्चों 2 प्रकार से होते हैं, एक एकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी कथन को हम मूल रूप में ही लिख देते हैं या किसी की कही बात को हम उनके मूल रूप में ही लिखते हैं, वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी के कहे गए वाक्य को जब लिखा हमने कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो यहाँ पर हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया गया, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं। आप इंग्लिश में बोलते हैं ना कि इन्वर्टेड कॉमा। किसी लेखक के उपनाम, कविता, लेख, पुस्तक के शीर्षक को लिखने के लिए, उद्धृत करने के लिए हम एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे फणीश्वर नाथ रेणु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो रेणु और निराला में एकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है क्योंकि ये उपनाम है। इसी तरह से द्वारका प्रसाद महेश्वरी कृत, यानी जो ये रचना है अभिनंदन,
ये द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी द्वारा रचित है। तो यहाँ पर अभिनंदन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरे उद्धरण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अंत में आता है हंस पद। बच्चों, अब आप सोचते होंगे कि हंस पद का प्रयोग तो हम अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं, रेगुलर में करते रहते हैं। कैसे? जब हम लिखते हैं तो कभी कभी कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पर हम हंस पद लगा देते हैं, लगाते हैं ना। तो वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हम हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वाक्य लिख दिया, आज हम प्रसन्न हैं, और हमें लगा कि नहीं, सब पद जो है वो छूट गया है, तो हम के बाद हमने हंस पद लगाया और ऊपर सब को लिख दिया, यानी आज हम सब प्रसन्न हैं। इसका संपूर्ण अर्थ ये निकला। इसी तरह से और भी वाक्य बन सकते हैं, जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगा कि नहीं, लोग शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आप सही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज आप और नीचे हंस पद लगाया, ऊपर लोग लिखा और पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हंस पद का प्रयोग किया जाता है। तो देखा बच्चों, आज आपने विराम चिन्ह के बारे में अध्ययन किया, यानी किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और रुकने का संकेत देने के लिए लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विराम चिन्ह को दो भागों में बांटा गया है। वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाली विराम चिन्ह, जिसके अंतर्गत पूर्ण विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, जिसमें आदिबोधक चिन्ह आते हैं, और वाक्य के बीच में आने वाले विराम चिन्ह, जिसके अंतर्गत अल्प विराम, अर्ध विराम, निर्देशक, विवरण चिन्ह, योजक, उद्धरण चिन्ह और हंस पद आते हैं। धन्यवाद।